हेलो एंड वेलकम सर। क्या हाल चाल सर? आपने आरटीपी तो कर ही ली होगी, अब बारी आती है एमटीपी की। ठीक है सर, अभी मैं आपको एमटीपी कराने जा रहा हूँ, एमटीपी सीरीज़ 1। आई नो आपका कल एग्ज़ाम है, बट ये पर्पस है इसका कराने का कि आपने बहुत लोगों ने सॉल्व नहीं की थी, तो मैं चाहता था कि आप एक बार उसको गो थ्रू करो, कुछ अगर नए पॉइंट्स है तो उसको देखो। तो काइंड ऑफ रिवीजन ही होगा, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस बहुत बच्चा है, रिवीजन काफ़ी है, तो आप प्लीज़ ये वीडियो को स्टॉप करो और जाके अपना सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी से बड़ा कुछ नहीं है सर। सेल्फ स्टडी इज़ फार फार फार, कितना भी कोई भी टीचर ले लो, चाहे मेरे को ही ले लो, सबको करो साइड, क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर मैं अपने आप को देखूँ ना, आई वुड रेदर प्रेफर सेल्फ स्टडी देन वॉचिंग एनी वीडियो। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि यार ठीक ठाक कवरेज हो गया, आप कुछ क्वेश्चंस करने हैं, रिवीजन करना है, देन आप ये वीडियो को देख सकते हो। अच्छा, खास बात क्या है इन वीडियोज़ की, एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा जिससे आपका टाइम बचेगा, बट हाँ, कंसेप्चुअली कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई करनी है वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। सब बिना किसी टाइम का वेस्ट किए अपन जम करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स की वैल्यू दे रखी है 28 की पावर 1/3, वाई की वैल्यू दे रखी है, हमको निकालनी क्या? एक्स प्लस वाई माइनस 1/दिस। पहला इंस्टिंक्ट क्या रहता है बच्चों का? सर एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, लेकिन देखो, ये एक पैटर्न बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे क्यूब वाली बातें चल रही है। सर इस पैटर्न से रिलेटेड और क्यूब से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है? ये वाला फॉर्मूला सर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, आई होप ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो आगे का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है सर, इस फॉर्मूले में अपन क्या पुट करते हैं? एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करते हैं और एक्स माइनस वाई को एज इट इज रखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे, यहाँ से क्यूब क्यूब हटा, 1/1 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू दिस। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 1/x² प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे अपन रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखो, एक्स प्लस वाई ये रखा गया और इसकी वैल्यू क्या थी? एक्स माइनस वाई। जैसे ही आप इसको करोगे सॉल्व, एक्स एक्स कटेगा, 2y बचेगा। और y की वैल्यू क्या थी? सर y की वैल्यू क्या थी? 27 की पावर 1/3, और 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 6। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर लॉग का क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करता है लॉग। सर ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान है तो क्वेश्चन, ठीक है, केक वॉक है। देखो पहले तो क्या बोल रहे हैं? लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन। हमको पता है कि ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है लॉग की। सर लॉग में गिनी चुनी 5 से 6 प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन आगे का पूरा पूरा धराशायी होते हुए चलेगा। तो ठीक है सर, एम अपॉन एन लिख दिया, दिस अपॉन दिस। ठीक है सर, अब इसके बाद क्या सर? इसके बाद बेसिक लॉग की डेफिनेशन। सर ये बेस है, ये पावर है, तो बेस की पावर इज इक्वल्स टू नंबर। इसको इक्वेट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे अपना। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के थ्रू अपना एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर। सर मेन था यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का तरीका, लॉग का काम सिर्फ यहाँ तक था, उसके बाद आपका नॉर्मल मैथ्स है जो आपको आता है, क्वाड्रेटिक वाला। ठीक है सर, ये क्या बोल रहे हैं? इसको सिंप्लीफाई करना है, इंडाइसिस का क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या बोल रहे हैं? 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5, उसका 1/12। ठीक है सर, हमको पता है जब बेसिस सेम होते हैं पावर्स ऐड होते हैं, तो बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दिया, पावर्स ऐड कर दिया, सिंप्लीफाई होके बचेगा 2। ठीक है सर, इस वीडियो को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करें? इस वीडियो का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ये है कि आप क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, सोचने का, सॉल्व करने का, और एक बार फटाक से आंसर देख लो। ठीक है, चलो सर देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इफ 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z, देन इसकी वैल्यू बता। ये दिया है, इक्वेशन दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ z। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? z की वैल्यू निकालनी है, और गिवन क्या है देखो, अगर 2 की पावर x दी है तो 4 की पावर y को ऐसा लिख सकते हैं, 4 को मैं 2 के टर्म्स में कन्वर्ट करता हूँ, 2 स्क्वायर की पावर y यानी 2y। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू जेड, 3z। ठीक है सर, वेन बेसिस आर सेम वी कंपेयर पावर। तो पावर क्या हो गया? x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। अब हमको चाहिए क्या? z की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं ना सर, एक बार इन दोनों को इक्वेट करते हैं, सॉरी एक बार इन दोनों को इक्वेट करते हैं, एक बार इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से x और y की वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे z के टर्म्स में। तो देखो x की वैल्यू क्या लिख दिया? 3z, y की वैल्यू क्या लिख दिया? 3z/2। कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। ठीक है सर, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू निकल के आएगी।
इसमें ट्रिकी पॉइंट कहाँ था सर? ट्रिकी पॉइंट था इस चीज़ को एनालाइज करना, इस चीज़ को ऐसा लिखना और एक्स वाई जेड में रिलेशन बनाना, ताकि अपन एक्स और वाई को एलिमिनेट कर दे। एक्स और वाई एलिमिनेट होगा तो जेड की वैल्यू आ जाएगी, जेड के टर्म्स में इक्वेशन चलेगी। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो क्या बोल रहे हैं, 3 टाइप्स ऑफ वीट कॉस्टिंग 18 रुपये, 20 रुपये एंड 25 रुपये। 3 टाइप की वीट है जिसकी कॉस्टिंग क्या है, 18, 20 और 25 मिक्स टुगेदर। इफ मिक्स्ड वेराइटी सोल्ड एट 22, मतलब क्या, 22 रुपए में उसको बेच रहे हैं, ठीक है, 22 रुपए में बेच रहे हैं, देन द रेशियो इन विच दीज टाइप ऑफ वीट्स आर मिक्स्ड। देखो फॉर द टाइम बिंग मैं मान लेता हूं ये आंसर सही होगा। अगर ये आंसर सही होगा तो मैंने फर्स्ट वाले को कितना मिलाया होगा सर, 1 अपॉन, ये टोटल कितना हो जाएगा 6, तो 1/6 कितने को, 18 वाले को, 2/6 20 वाले को, 3/6 25 वाले को, टोटल अगर मैं करूंगा तो 22.166 आ रहा है। लेकिन हमको कितना चाहिए, हमको सर 22 चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिमिलरली ट्रायल एंड एरर से डी वाले ऑप्शन में जब मैं पहुंचूंगा मैं देखूंगा कि यार टोटल कितना है, 4 है, 1/4 आपका 18 वाला है तो 18/4, 1/4 आपका 20 वाला है, 2/4 आपका 25 वाला है, तो सबको मैं जब ऐड करूंगा तो आंसर क्या निकल के आएगा, 22 निकल के आएगा। ठीक है सर, अगर अपन एज्यूम कर ले एक्स वाई जेड 3 रेशियो को, मौत हो जाएगी बेटा, मौत आ जाएगी। ठीक है, तो इससे बेटर है कि अपन इसी में चलते हैं। ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं, द एज ऑफ अ मैन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 सन्स। क्या बोल रहे हैं, सपोज मैन की एज को मैं मान लेता हूँ एम, जो मैन की एज है ना उसको मैं मान लेता हूँ एम, मैन की एज इज 4 टाइम्स द सम ऑफ हिज सन, मतलब क्या, एम इक्वल टू 4 इंटू एस प्लस एम इक्वल टू 4 इंटू S1 प्लस S2। ये चीज समझा क्या, कि भाई मैन की जो एज है 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ हिज सन है। ठीक है सर, आफ्टर 10 ईयर, सर एक बात बताओ 10 साल के बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, सर मैन की एज हो जाएगी M+10, सन की हो जाएगी S1+10 और दूसरे वाले सन की हो जाएगी S1+10। यहां तक समझा क्या? हाँ सर, देखो 10 साल के बाद हिज एज, किसकी एज, मैन की, विल बी डबल द सम ऑफ देयर एजेस, मैन की एज विल बी डबल द सम ऑफ देयर एजेस। समझा क्या, मैन की एज विल बी डबल द सम ऑफ देयर सन की एजेस। ठीक है, इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे S1 प्लस S2 की वैल्यू ये वाले इक्वेशन उठा के पुट करेंगे, जैसे ही S1 S2 से एलिमिनेट हो गया m की वैल्यू हमको यहां से निकल आएगी जो कि हो जाएगी 60। ठीक है सर, ये तो क्वेश्चन वाउच करवा रहे हो? हाँ सर, मैं बिल्कुल वाउच करवा रहा हूँ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस। सर हमको एक चीज पता है, रूट्स क्या बोल रहे हैं, इक्वल है। सर एक ना चीज होती है क्या, डिटर्मिनेंट जिसको अपन बोलते हैं, डिटर्मिनेंट जिसको अपन B² - 4AC होता है। सर ये पॉजिटिव होता है जब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये इक्वल टू 0 होता है व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, लेस देन 0 व्हेन इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, नो रूट्स पॉसिबल। तो हमको कौन सा केस है, इक्वल वाला, तो इक्वल वाले केस में अपन कौन सा उठाएंगे, इक्वल टू 0। तो देखो डी को अपन को इक्वल टू 0 करना है, इसमें बी की वैल्यू क्या है, ये बी है, ये ए है और ये आपका सी है, सबको यहाँ पे पुट किया तो के की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, पॉज करके आप देख सकते हो अगर अटक रहे हो तो। चलो सर, रूट्स बताने क्यूबिक इक्वेशन के, क्यूबिक इक्वेशन के 2-3 तरीके हैं, फैक्टर्स बनाओ, सबसे सबसे सिंपल तरीका होता है वैल्यू पुट करके चेक कर लो। सर सब ऑप्शन में 1 है तो 1 तो मैं पुट करूंगा ही नहीं, क्योंकि 1 तो एनीवेज आंसर होगा ही होगा। मैं एक बार ना 2 पुट करके देखता हूं, जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा, 2³ 8 -14 +16, इसकी वैल्यू 0 आ रही। सर इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि 2 तो आंसर होगा ही होगा, 2 इसका रूट होगा ही होगा, क्योंकि पुट करने पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 2 के साथ 3 होगा कि -3 होगा, अगेन पुट करके देख लेते हैं। जैसे ही -3 पुट किया आंसर 0 हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, सीधा सीधा। ठीक है सर, इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8। सर अगर रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को मैं क्या बोलता हूँ, अल्फा कॉमा बीटा, और अरिथमेटिक मीन मतलब a+b/2, 8 दे रखा है ये। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √AC, √AB। अगर ए और बी, अल्फा और बीटा के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या बोलूंगा, √अल्फा बीटा। तो √अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखा है 5, यहां से अल्फा बीटा आ जाएगा। तो सर इक्वेशन कौन सी है, हमको पता है इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट पता है 16 निकल आएगा यहाँ से, देखो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है 25 निकल आएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है सर,
अब देखो क्या बोल रहे हैं सर, हमको ये जो मार्क्ड एरिया है ना, ये वाला एरिया को आइडेंटिफाई करने वाली इनइक्वालिटी को आंसर करना है। एक बात बताओ, इसके आगे वाला हाईलाइटेड एरिया है और ये पूरे हाईलाइटेड एरिया में एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आप बोलोगे कि सर 6 से चालू हो रहा है, एक्स पॉजिटिव है, आगे तरफ बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है नेगेटिव वाले, तो दोनों को मैंने इग्नोर कर दिया, दोनों को पहले पहले मैंने इग्नोर कर दिया। बचे हुए ऑप्शन क्या, दिस एंड दिस, यहाँ पे पहला वाला और ये वाला सेम है, केवल डिफरेंस इस लाइन में आ रहा है। तो मैं चेक कर लेता हूँ इस लाइन को, ये वाली लाइन के हमको इधर जाना है। अगर इस लाइन के इधर जाना है तो यहाँ इस लाइन के इस तरफ कोई भी एक पॉइंट उठाता हूँ, देखो इस लाइन के इस तरफ कोई भी एक पॉइंट उठाता हूँ, सपोज 6,0, वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी मैं बोलूँगा कि लाइन के इस तरफ वाली जो पोर्शन है वो आनी चाहिए। तो देखो जैसे ही मैं इसमें पुट करूँगा ना, जैसे ही मैं पुट करूँगा यहाँ पे आपका 2 × 6 - 0 इज ग्रेटर देन 0, हाँ सर सही है। 2 × 6 - 0 इज लेस देन 0। बताओ कौन सा सही हो रहा है? सर ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ए हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब क्या बोल रहे हैं, डाइटिशियन रिकमेंड किए मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट, फूड 1 फूड 2, सो दैट मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम उतना होना चाहिए उसमें। कितना? क्या 45 कार्ब, यानी कार्ब कम से कम 45 होने चाहिए, प्रोटीन 25, फैट 15, फाइबर 15, कम से कम। अगर मैं फूड 1 को कितना यूज कर रहा हूँ, एक्स यूनिट, और फूड 2 को वाई यूनिट, तो मेरे को एक बात बताओ, कार्ब्स टोटल कितने हो जाएंगे? पहले तो एक यूनिट में 20 कार्ब है, तो एक्स यूनिट में 20 × x कार्ब हो जाएंगे। फिर एक यूनिट फूड 2 में 10 कार्ब है, तो 10 यूनिट में कितने हो जाएंगे? 10 × y कार्ब हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे कार्ब्स? इतने। और दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 45। ठीक है, सिमिलरली अपन बाकी को कर लेंगे। तो देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, लेस देन 45 गलत, लेस देन 25 गलत, ग्रेटर देन 45 हाँ, ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 15, एंड एक्स एंड वाई शुड बी पॉजिटिव। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा? सी। ठीक है सर, देखो क्या बोल रहे हैं, present value of a sequence of payment of 800 made at the end of every 6 month and continuing forever। सर एक शब्द बोला है इसने, बहुत बेहतरीन शब्द बोला है, बताओ क्या? कंटिन्यूइंग फॉर एवर लिखा है। अगर कंटिन्यूइंग फॉर एवर है मतलब क्या, कि परपेचुटी है, और परपेचुटी में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ परपेचुटी का, जो हर पीरियड में आप अमाउंट पे कर रहे हो दैट अपॉन उस पीरियड का इंटरेस्ट, उस पीरियड का इंटरेस्ट। सर टोटल इंटरेस्ट है 4%, लेकिन इस पर्टिकुलर पीरियड का कितना है सर? 2%। इस पर्टिकुलर पीरियड का कितना है? 2%। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 800/2%, दैट इज 40,000। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़े। ठीक है, बुक में पीछे में आंसर्स का 20,000 दिया है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? या तो इसको शब्द बोलना चाहिए था हर साल पे कर रहे 800 रुपये, या तो इसको शब्द बोलना चाहिए था आपका 2%, ये 4% पर एनम नहीं लिख के 4% आपका 6 मंथ के पीरियड का इंटरेस्ट है। तो इस क्वेश्चन में ना आंसर गलत दिया है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिखा है इसके अकॉर्डिंगली आंसर 40,000 ही होगा 100%। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड नाउ कुड एस्टेब्लिश अ स्कॉलरशिप ऑफ 2500 विच इज टू बी अवॉर्डेड एट एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर एवर। अगेन देखो वर्डिंग देखो, अगर ये बोल रहा है कि हर मंथ देना है 2500, तो इंटरेस्ट रेट भी हर मंथ का निकालना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर ये बोल रहा है पर मंथ, तो इंटरेस्ट भी पर मंथ का, या तो इसको साल का लेना पड़ेगा भाई, 2500 महीने का तो साल का कितना, 2500 महीने का तो साल का कितना, 30,000। ठीक है, बट इसने क्वेश्चन में ना क्या किया है, दिस अपॉन दिस करके छोड़ दिया है। ये वाले क्वेश्चन में भी दिस अपॉन दिस करके छोड़ दिया है, जो कि कंसेप्चुअली गलत है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, देखो 2500 डिवाइड बाय 4%, विच कम्स टू योर 62,500। कब? जब मैं इसको ईयरली मानता हूँ, इस वर्ड को हटा देता हूँ, इसको मैं ईयरली मानता हूँ तब, क्योंकि अगर मैं पर मंथ का लूंगा स्कॉलरशिप, तो पर मंथ का मेरे को वो लेना पड़ेगा, क्या आपका, जैसे इसमें लिखा है देखो कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, चलो मैं मान लिया कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, तो एनुअल कितना खर्चा लग रहा है, 2500 × 12, 2500 तो मंथ का लग रहा है ना, समझ रहे हो? तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसने डायरेक्टली दिस अपॉन दिस कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। सर अमाउंट क्या हो जाएगा, 4 × P,
और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है पीआरटी, तो पी प्लस पीआरटी दैट शुड बी इक्वल टू 4p। बस इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 की टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25। ठीक है, 3/12% करोगे तो 25 आ जाएगा। यस, आगे बढ़ते हैं। मनोज इन्वेस्ट 12,000 एट 6% पर इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट टू ऑब्टेन अ टोटल अमाउंट ऑफ दिस। सिंपल इंटरेस्ट है, पहले तो वो हाईलाइट करना। तो सिंपल इंटरेस्ट होता कितना है, ए माइनस पी, यहाँ से 2880 आ गया इंटरेस्ट की वैल्यू, दिस शुड बी इक्वल टू पी आर टी, यहाँ से अपना टी निकल आएगा। ठीक है सर। सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज 2000, रेट एंड टाइम आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन के रूट्स है, अगर इस रूट इक्वेशन के रूट्स है, तो हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी, आर में बोलता हूँ अल्फा, बी बोलता हूँ टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2000 इंटू अल्फा इंटू बीटा पर 100, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्टली यहां से निकल आएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला, अल्फा इंटू बीटा, सी बाय ए, दिस बाय दिस, तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 600। ठीक है सर। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला याद रखना, अगर याद नहीं है तो बहुत जगह काम आता है। किस पे डिपेंड हो रहा है, एन पे आर पे, क्या पी पे डिपेंड हो रहा है, क्या आंसर इज नो, पी पे डिपेंड नहीं होगा, इस पे डिपेंड होगा, इस पे डिपेंड होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट डिपेंड वाला ए। फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी 5000 इज टू बी मेड एनुअली फॉर 8 years एट द रेट ऑफ 9% कंपाउंडेड एनुअली दिस। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का क्या होता है फॉर्मूला, आपका एन्युटी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बस उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। और सबसे बढ़िया बात, इसकी वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली। Suppose your parents decide to open a PPF account in the bank towards your name with a 10,000 every month starting from today for next। सर यहाँ पे इसने क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दी, फॉर नेक्स्ट ईयर्स, अरे कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो बताओ, क्या परपेचुटी मानूं, अगर परपेचुटी मानूंगा तो आंसर नहीं आ रहा है। फॉर नेक्स्ट कितने ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, कितने ईयर, वो चीज़ हमको बता नहीं रहा है, क्वेश्चन की गड़बड़ी है, आपका कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे स्किप। वॉट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी 2500 मेड एनुअली फॉर 12 ईयर एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% कंपाउंडेड एनुअली। फ्यूचर वैल्यू अगेन वही वाला फॉर्मूला जो अपन ने यहाँ पे लगाया था, दिस एंड दिस, सेम फॉर्मूला, वैल्यू पुट करेंगे आंसर लाएंगे। ठीक है, आंसर आएगा दिस। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, अर्निंग पर शेयर 5 साल की दी हुई है, 2019 में, 2020 में, 21 में, 22 में और 23 में। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसका मतलब क्या, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इफेक्टिव रेट, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सर बीच में क्या हो रहा है मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरे को एक ऐसा रेट बताओ जिससे मैं इनिशियल और फाइनल का बीच में जजमेंट लगा लूं कि ऑन एन एवरेज हर साल कितना रेट हो रहा होगा। तो मैं बोलता हूं कि फ्यूचर वैल्यू फाइनली जो वैल्यू है वो 90 हो रही है, इनिशियली वो 40 थी, तो फ्यूचर वैल्यू को मैंने 90 लिख दिया, प्रेजेंट वैल्यू को 40 लिख दिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर की पावर 4, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू निकल आएगी। 22 वाला देखते हैं, अगेन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख, यहाँ पे बिकम्स 6 लाख, ओके, इन 24 मंथ, यानी कि 1 साल और 2 साल में, देन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब क्या, इफेक्टिवली एक ईयरली ग्रोथ रेट क्या आ रहा है, तो अपन ईयरली ग्रोथ रेट आर मान लेंगे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर की पावर 2, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, इससे आर की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज 22.4। सर ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर टू अकुमुलेट 6 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर। बेसिकली ये फ्यूचर वैल्यू दे रखा है और हमको एन्युटी की वैल्यू बतानी है, जहाँ पे एक क्वेश्चन में एक चीज़ का कैच है, ये वैल्यू उसने गलत दे रखी है, तो उसको आप ध्यान रखना, ये 59734 नहीं है, ये 59374 है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे ना, ये वाला वैल्यू यूज़ करोगे तो आंसर आएगा आपका गलत, तो इसलिए आप ये वाला को सुधार लेना, और इसके थ्रू आप सॉल्व करके देखोगे तो फटाक से आंसर आएगा। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर वंडर। वंडर में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई रिपीटेशन है क्या, कोई रिपीटेशन नहीं है सर, 6 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, तो 6p4 हो जाएगा,
सेलेक्ट नहीं करने, सेलेक्ट करके अरेंज करने हैं, ठीक है, क्योंकि तभी तो विथ और विदाउट मीनिंग बनेगा ना। कोई चार को पिक करना है और उसको अरेंज करना है। तो सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट क्या होता है? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है? 6p4। इससे आंसर आ जाएगा 360। क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस है। और अपने पास डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट 6 प्लेसेस। अगर आप बोलते हो कि फैक्टोरियल 6 है आंसर, द आंसर इज रॉन्ग। क्यों? यहाँ पे एक जीरो, अगर आप इस जीरो को यहाँ रखते हो तो क्या वो 6 डिजिट नंबर बनेगा क्या? द आंसर इज नो। वो फिर 6 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, वो फिर 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी मैं इन प्लेसेस को फिल करने का ट्राई करूंगा, तो ये वाले प्लेस में मैं कितने नंबर रख सकता हूं? द आंसर इज 5 ऑप्शन है। फिर इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? यहां तो जीरो आ सकते हैं, हाँ। तो आउट ऑफ 6 मैंने एक यहां पुट कर दिया। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 5 4 3 2 1। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेस। लेकिन यहाँ पे 2 2 2 3 बार रिपीट खा रहा है तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 1 1 2 बार रिपीट खा रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 50। ठीक है, यस सर। इन एन एग्जामिनेशन, in an examination 4 multiple choice question are there and each question has 4 choices। सर 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, और चारों में 4 चॉइसेस है, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज टू फेल, नंबर ऑफ वेज स्टूडेंट फेल्स टू गेट ऑल आंसर करेक्ट। मेरे को बताओ उसको आंसर करने के टोटल कितने तरीके, टोटल कितने तरीके हैं आंसर करने के? तो मैं देखूंगा कि पहला क्वेश्चन 4 तरीके, इनटू दूसरा क्वेश्चन 4 तरीके, तीसरा क्वेश्चन 4 तरीके, चौथा क्वेश्चन 4 तरीके। तो टोटल कितने तरीके से आंसर हो सकते हैं? सर 256। लेकिन इसमें एक ही ऐसा चांसेस होगा, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें सारों के सारे ऑप्शन सही हो जाए, जिसमें चारों के चारों क्वेश्चन सही हो जाए। तो सही वाला केस में लेस कर दूंगा, तो जो 255 बचेंगे वो ऐसे केसेस रहेंगे जिसमें कम से कम एक ना एक तो मिस्टेक आएगी आएगी, ठीक है सर। नंबर ऑफ ए स्टूडेंट फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट, फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट यानी कि एक ना एक आपकी मिस्टेक होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो टोटल में से सारे मिस्टेक वाले को रिमूव कर देते हैं। क्या बोल रहा है? इन अ पार्टी एवरी पर्सन शेक्स हैंड विथ ईच अदर, देयर आर 10 हैंड शेक्स। सर ये तो एमटीपी में भी था इस टाइप का सेम क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी आरटीपी में। हाँ, इफ देयर आर 105 हैंड शेक्स, तो सर मैं मान लेता हूँ टोटल लोग एन थे, हैंडशेक कितने होंगे? किसी दो लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, अरेंजमेंट की तो जरूरत नहीं है। तो एन सी टू की वैल्यू बोल रहा है 105। बस इसको पुट करेंगे और एन की वैल्यू निकल आएगा, ट्रायल एंड एरर ऑप्शन पुट करके। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सर इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू ए अपॉन 1 - आर, जहां पे ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होती है कॉमन रेशियो। आर की वैल्यू क्या है? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट माइनस 8/10, दैट इज -4/5। सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 - आर, ये याद होना चाहिए आपको। जैसी वैल्यू पुट करोगे अपना आंसर आ जाएगा 50/9, ठीक है। इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n+1, देन सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। सर एपी के लिए ना दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो n/2 2a प्लस n-1 × d, एक तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ तो n/2 a प्लस l। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म होता है, l लास्ट टर्म होती है, ठीक है। तो अगर ये भी मिल जाए अपन को तो भी मजे आ जाएंगे। हमको निकालना है S20, S20 निकालना है तो 20/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म कहां से आएगी? एन की जगह 1 रखना है, और लास्ट टर्म यानी 20th टर्म एन की जगह 20 रख दो, तो निकल आएगा 3 और 41, दोनों को यहाँ पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी सी बी इन एपी, अगर वो एपी में है, सर अगर एपी में तो हमको पता है 2b = a+c, या फिर b = a+c/2। जो बीच की वैल्यू होती है वो क्या होती है? जो अरिथमेटिक मीन होती है लेफ्ट और राइट वाली टर्म का। तो 2b, या फिर ऐसा बोलूं कि b = a+c/2, तो 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी? a+c। यहां तक क्लियर है? ठीक है सर। आगे क्या बोल रहे हैं? इफ p इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, मतलब क्या a+b का अरिथमेटिक मीन कौन है? p। और Q इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन B एंड C, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो a+c+2b/2 = p+q, और a+c की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दूंगा, जो कि हो जाएगी 2b, तो 2b + 2b 4b, 4b/2
तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी प्लस क्यू अपॉन टू, आंसर आ जाएगा एक। ठीक है, ठीक है सर, एक सेकेंड रुकना ना। चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन हो गया ए बी सी वाला। अगर सर मेरे को एक बात बताओ, हमको ना नहीं बन रहा है ऐसे, आपको आपने तो बोल दिया इसको ऐड करो, हमको ऐड करते नहीं बन रहे। सिंपल सी बात है, आप ऐसे अज्यूम करना ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी को ना आप 1 मान लेना, बी को 2 मान लेना, सी को 3 मान लेना। अब तो ये लोग ए पी में हो गए, 1 2 3 कॉमन डिफरेंस 1। ठीक है, तो पी क्या हो जाएगा, ए और बी का मीन, पी क्या हो जाएगा, ए और बी का मीन यानी कि 1 प्लस 2 अपॉन 2। क्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2.5। अब आप एक काम करना ना, वैल्यू पुट करके देखते जाना कि किसकी वैल्यू बी के बराबर आ रही है, दैट इज योर 2 के बराबर आ रही है, शॉर्टकट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कब, जब आप सोच नहीं पा रहे हो कि इसको ऐड करना है। ठीक है, हालांकि सिंप्लीफाइड वे तो यही है कि ए बी सी एज्यूम कर लो और सीधा आप ऑप्शन चेक कर लो। चलो आगे देखते हैं। इफ द सम ऑफ टू एक्सट्रीम ऑफ एन एपी, इफ द सम ऑफ अ टू एक्सट्रीम ऑफ एन एपी इज 8, क्या बोल रहा है, सम फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का 8 है, प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग मिडिल टू टर्म इज दिस। देखो एक एक चीज समझना, मेरी बात समझना। ये क्या बोल रहा है, 4 प्लेसेस है, इन दोनों का जो सम है दैट इज वो बोल रहा है 8 है, 8 है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बोल रहा है 15 है, और लार्जेस्ट नंबर पूछा है। अगर सर लार्जेस्ट नंबर इंटीजर बता रहा है ये, अगर लार्जेस्ट हमको इंटीजर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँ ये भी इंटीजर होगा। देख प्रोडक्ट क्या बोल रहा हूँ, ए इंटू बी 15 हो रहा है, तो 15 को मैं इंटीजर में कैसे ब्रेक कर सकता हूँ सर, 3 इंटू 5, 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो फॉर द टाइम बिंग मैं अगर अज्यूम करूँ कि मिडिल टर्म 3 और 5 रहे होंगे, अज्यूम कर रहा हूँ फॉर द रहे होंगे, तो आगे और पीछे वाले टर्म कौन सी होगी सर, डिफरेंस 2 का है, तो आगे पीछे 1 आगे 7। और मैं एक चीज चेक कर लेता हूँ क्या, कि ये एक्सट्रीम का जो सम है दैट इज कमिंग 8, हाँ हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं, और प्रोडक्ट भी 15 मैच कर रहे हैं, यानी एपी क्या रहा होगा 1 3 5 7, लार्जेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा 7। सर यही तरीका होता है एमसीक्यू को टैकल करने का। अगर आप सोचो कि एक एक टर्म को लिखो, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, अगर इस टाइप के 4 टर्म को अज्यूम करो, इक्वेशंस बनाओ, सॉल्व करो, खत्म, नहीं हो पाएगा। हाँ ये है कि क्लिक करने वाली बात होती है, अगर क्लिक कर गया तो मतलब समझो बोनस है, नहीं क्लिक कर पाया तो फिर ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते उसको, उस केस में फिर लॉन्ग कट में जाना ही पड़ेगा, बट जहां तक क्लिक हो रहा है वेल ट्राई। देखो क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब जो ए में है और बी में, दोनों वाले को ले लो, तो 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी यानी 3 4 6, ऐसा कौन सा नंबर जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 4 एंड 6, 3 4 6। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सर ए टू बी पहले तो सेट कितने बनेंगे बी टू ए वाले में, तो आप बोलोगे कि सर 3 इंटू 2 6 आपके पेयर्स बनेंगे। ठीक है, इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, तो हमको पता है अगर n वो है आपके ऑब्जेक्ट्स है, तो इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर n, तो 3 इंटू 2 6, तो सबसेट्स कितने बन जाएंगे 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64। चलो आगे बढ़े। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी कंटेस्ट, y% टोटल वोट्स, y% वोट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, y% ए को करते हैं वोट, y प्लस 30% बी को करते हैं वोट, और 20% बोल रहे हैं किसी को नहीं करते हैं वोट। मेरे को बताओ इसके अलावा, इसके बाहर कुछ जाएगा क्या सर, यहाँ तो वोट ए को करूंगा, या तो बी को करूंगा, या तो किसी को नहीं करूंगा, इसके अलावा कुछ होगा क्या, नहीं होगा, एग्जॉस्टिव है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, y प्लस 30, ए वाला वोट, बी वाला वोट प्लस किसी को नहीं वाला वोट इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 25, पीछे आंसर 35 दिया है जो कि गलत है। ठीक है चलो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, सर सेट रिलेशन फंक्शन में एक चीज बताई थी मैंने आपको, फंक्शन 1 to मैनी कभी नहीं होता है, मैनी टू 1 हो सकता है, लेकिन एक प्री इमेज के 2 इमेज नहीं होने चाहिए, एक प्री इमेज के 2 इमेज नहीं होने चाहिए, यानी कि मैपिंग 1 से 2 की नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। अब देखो इसमें 3 के साथ 9 भी अटैच है, 3 के साथ 11 भी अटैच है, ये फंक्शन नहीं है। 2 के साथ 4 भी है, 2 के साथ 6 भी है, 3 के साथ 1 है, 3 के साथ 5 है, ये वाले सब फंक्शन नहीं है। तो सर फंक्शन कौन से है, देखो 2 के साथ 1 है, 4 के साथ 3, 6 के साथ 5, 7 के साथ 7, 10 के साथ 9,
एक एक प्री इमेज की एक एक इमेज बन रही है, ठीक है। तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। सर रिलेशन कौन से होंगे, रिलेशन तो सारे के सारे होंगे, रिलेशन सब होंगे, लेकिन फंक्शन के लाने के लिए वन टू मैनी पॉसिबल ही नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट y equal to x square minus x at a point where y equal to 2 cuts the line in the first quadrant is। क्या बोल रहे हैं समझना, किसी भी कर्व का किसी भी कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं, उसको डिफरेंशिएशन करके। किसी भी कर्व का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करूं तो एक्स स्क्वायर में ये 2 आगे आ जाएगा और पावर 2 माइनस वन, ठीक है। एक्स की पावर 1 आगे आ जाएगा और पावर 1 माइनस वन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ये हो गया। इसमें एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, लाइन y इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, एक सेकंड रुको। y इक्वल टू 2, देखो सपोज ये जो लाइन है आपकी, ये है y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन। ये यहाँ पे कब इंटरसेक्ट करेगी, जब 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाए, x की वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए, x की वैल्यू 2 हो जाए। तो x की वैल्यू जैसे ही मैं 2 रखूंगा यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। वहीं पे हो जाएगा अपना आंसर। यार ये चीज़ कैसे होती है, कैसे टेंजेंट डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे डिफरेंशिएशन करके टेंजेंट निकल के आता है, ये आपको डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपने पढ़ा है इसको, आपको रिकॉल हो रहा होगा, बन रहा होगा, बट आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा है, आप सोचोगे कि समझ में आ जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, इफ़ अ टोटल कॉस्ट of producing x unit of a given commodity is this, what is the marginal cost। सर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, अगर ये c ऑफ x है तो मार्जिनल कॉस्ट होता है इसका डिफरेंशिएशन। जैसे कर्व का टेंजेंट होता है डिफरेंशिएशन, वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट का टेंजेंट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, अपना कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन करके निकल के आता है, ठीक है। तो देखो मैंने इस चीज को डिफरेंशिएट कर दिया, कैसे किया सर, 3 आगे आया, पावर क्या बचा, 3 माइनस टू, 2 आगे आया, पावर क्या बचा, 2 माइनस वन, 1 आगे आया, पावर क्या बचा, 1 माइनस वन, दैट इज जीरो। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमेशा जीरो। जैसे ही मैंने डिफरेंशिएशन किया, एक्स की वैल्यू 5 रखनी है, आंसर आ जाएगा अपना 40, ठीक है, जो कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए अपना ये वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा, गलत है। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है इसने, ठीक है। हाँ सर, है तो क्या हो गया, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ना गड़बड़ दिए हैं इसमें आंसर की में, मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे एक ये हो गया, एक ऊपर में आपको दिखाया था परपेचुटी वाला फॉर्म, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ फंक्शन इज दिस, द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। सर टोटल कॉस्ट मिनिमम करना है, मिनिमम करना है यानी कि अगेन उसको डिफरेंशिएट करना है। ये सब एप्लीकेशंस है, दीज ऑल आर एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशंस, ठीक है। तो कॉस्ट पता है, मार्जिनल कॉस्ट निकाल लूंगा, और मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे जीरो होती है वहीं पे आउटपुट मैक्सिमम होता है, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जीरो होती है वहीं पे आउटपुट वो होता है जीरो, अपना मिनिमम होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर दूंगा, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी दैट इज नथिंग बट योर डिजायर्ड आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। 3 हो जाएगा आंसर। अब देखो क्या बोल रहे हैं, सर टोटल कॉस्ट अगर दिया है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, डिफरेंशिएट करो। मार्जिनल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट निकालना है, तो इंटीग्रेट करो। आगे जाने के लिए डिफरेंशिएट, पीछे आने के लिए इंटीग्रेट। तो मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, इस चीज को मैं अगर इंटीग्रेट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 10 को मैं लिख सकता हूँ 10x माइनस 4x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, और फिक्स्ड कॉस्ट 500 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। जब डिफरेंशिएट किया होगा मैंने तब उसको जीरो कर दिया होगा, तो अब मेरे को वापस ऐड बैक करना है इसको, ठीक है सर। टोटल कॉस्ट फंक्शन इज, बस इसको इंटीग्रेट कर दिया और आपका इसको ऐड कर दिया, तो अपना आ जाएगा आंसर। सर इसको डिटेल में समझना है, डाउट है तो प्लीज़ आप में से पूछना, मैं आपको बता दूंगा। क्या बोल रहे हैं मार्जिनल रिवेन्यू बोल रहे हैं दिस, देन द रिवेन्यू, अगेन वही मार्जिनल से पीछे आना है, यानी कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे कैसे, एक्स की पावर 1 है तो 1 प्लस वन 2 अपॉन 2, पावर 2 है तो 2 प्लस वन 3 अपॉन 3, प्लस कॉन्स्टेंट सी, इसको अपन जीरो मान लेंगे, तो अपना कर्व क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब दिस।
ठीक है, 40 का क्या दे रखा है, 40 का सी दे रखा है, ठीक है सही है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। देखो अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं, इनका मैं डिफरेंस देखूं तो कैसे बन रहे हैं, 4 9 16 25 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, पैटर्न दिख रहे हैं। जो डिफरेंसेस है ना वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो लॉजिकली 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इसके बाद क्या आना चाहिए सर, 7 स्क्वायर होना चाहिए डिफरेंस। तो 7 स्क्वायर यानी 49, 49 प्लस 91 दैट इज 140 आंसर, खत्म। फाइंड द मिसिंग, इन दोनों के बीच में पैटर्न देखो, 1 8 27 64 125, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, तो क्या आना चाहिए, 5 क्यूब आना चाहिए, यानी कि 125 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा 125 को, आ जाएगा 276। सर कोडिंग में क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। टी को क्या बोल रहा है 1, ओ को बोल रहा है 2, यू को बोल रहा है 3, आर को बोल रहा है 4, और हमको क्या निकालना है, टी ई ए आर एस। तो टी को मैंने क्या बोला था 1, तो 1 लिख दिया। ई को निकालना है, ई क्या था ये वाला 7, तो 7 लिख दिया। ऐसे ही एक एक लेटर को मैप करते हुए अगर मैं इसको लिखूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो रिपल को इसके बराबर बोल रहे हैं, लाइफ को इसके बराबर बोल रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको लिख देता हूँ ऐसे आमने सामने। तो पता है 6R 1I 3P 8L 2E, ठीक है। ओके सर, हाउ इज पिलर रिटर्न इन दैट कोड, पिलर को कैसे लिखूंगा फिर मैं, पिलर को कैसे लिखूंगा। तो सर पी को अपन क्या बोलते थे 3, तो 3 लिख दिया। आई को क्या लिखते थे 1, तो 1 लिख दिया। इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। एल को क्या लिखते हैं 8, 8 8, तो अपना आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इन अ सीरीज ऑफ लेटर विच वन इज द ऑड वन, सर ऑड वन निकालना है अपन को। तो एक काम करते हैं, अल्फाबेटिकली सबको लिख दिया, अपना पैटर्न देखते हैं, बी डी एफ जेड, बी डी एफ जेड, नहीं बी डी एफ जे एफ एच। इसमें ना सर एक पैटर्न दिखा, पूछो क्या पैटर्न दिखा। सर एक एक स्किप करते हुए चल रहे हैं, ठीक है सर। जे एल एन पी एक एक स्किप करते हुए चल रहे हैं, आर टी वी जे एक एक स्किप करते हुए चल रहे हैं, जेड बी डी ई, जेड बी डी ई। सर यहाँ पे एक और स्किप करना था, यहाँ पे तो स्किप ही नहीं किया इसने, तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, दिस, नहीं सॉरी ये आंसर ये हो जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मण वेंट 50 किलोमीटर नॉर्थ, अच्छा पहले नॉर्थ गया, ही टर्न वेस्ट कवर्ड 10 किलोमीटर इधर, देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर इधर, देन ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। अब बताओ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब वो किधर जा रहा है सर, लास्ट में ईस्ट की तरफ जा रहा था, तो अभी भी ईस्ट की तरफ ही जा रहा होगा, ऑब्वियसली बात है आंसर, ठीक है। मनु वॉन्ट्स टू गो टू द मार्केट, मनु वॉन्ट्स टू गो टू द मार्केट, ही स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स द नॉर्थ, घर से ना नॉर्थ की तरफ चलता है, रीचेज अ क्रॉसेस आफ्टर 30 मीटर, टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे को लग रहा है आपका उल्टा हो रहा है, ठीक है। ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, आप स्क्रीन में देखना, ठीक है। ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, गोस 10 मीटर एंड टर्न्स अगेन मूव टुवर्ड साउथ, साउथ आ गया, ठीक है। अब वेयर इज द मार्केट कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट, सर यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे उसका होम था। तो सर इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट फ्रॉम हिज हाउस, अगर मैं आंखों से देखूं घर में बैठ के, घर से मार्केट प्लेस किस तरफ है, इधर, यानी कि ईस्ट की तरफ, ठीक है। चलो ये क्या बोल रहे हैं, दीपिका स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वॉक कर रही है इधर, ऐसा। आफ्टर वॉकिंग 65 किलोमीटर शी टर्न्स टू द लेफ्ट, अपना लेफ्ट यानी कि किधर, ऊपर की तरफ, एंड वॉक्स 25 किलोमीटर। अगेन शी टर्न्स लेफ्ट, यहां से भी लेफ्ट, एंड वॉक्स 40 मीटर। तो कायदे से डायग्राम ऐसा बनेगा, डायग्राम ऐसा बनेगा। अब बताओ अगर मैं ओरिजिनल पोजीशन से देखूं, अपनी आंखों लगा के ओरिजिनल पोजीशन से देखूं, तो किस तरफ है सर, नॉर्थ की तरफ है, और आपका ईस्ट की तरफ है, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। सर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, कितनी दूर है वो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाला एक ही ऑप्शन है, नॉर्थ ईस्ट वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ क्या बोल रहे हैं, एक्स वॉक्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है भाई, पहले इसने नॉर्थ गया 15 किलोमीटर, एक और अच्छे से इमेज बना लेता हूँ। सो 15 किलोमीटर गया नॉर्थ, फिर फ्रॉम देयर ही वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, वापस आया साउथ, कितना 8 किलोमीटर। अब वो कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है। देन ही वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ, अरे
वेस्ट की तरफ जा रहे हैं 8 किलोमीटर। ठीक है सर, एक बात बताओ, ये आपका 14 था ना, 14 ऊपर गया, 8 नीचे आया, तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी क्या, 6 किलोमीटर। अब पूछ रहा है हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। सर स्टार्टिंग पॉइंट तो ये थी ना, इसके नजरों में कहाँ है वो, सर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट वाला एक ही ऑप्शन है, तो अपन डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, सीधा सीधा नॉर्थ वेस्ट वाले को टिक कर देंगे। ठीक है सर। सुनीता वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 30 मीटर ऐसा, टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, देन शी टुक टर्न लेफ्ट। अब नीचे की तरफ जा रही है तो उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा सर, इधर, उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, एंड वॉक 30 मीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे है वो, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट की नजरों से वो किस तरफ है सर, साउथ ईस्ट की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो क्या बोल रहे हैं 6 पर्सन MNOPQR सिटिंग इन अ 2 rows, तीन तीन के उसमें, तीन तीन के बंच में, बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यानी ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है। क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, क्यू को ना इधर रखा है, ना इधर रखा है, ना इधर रखा है, ना इधर, केवल इधर रखा है। ठीक है, यहां रखा है इसको, क्यू को। पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के, आर के सेकेंड टू द लेफ्ट है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यहां आर होता, अगर आर यहां होता तो आर इधर देख रहे, इधर देख रहे, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाता, इसका लेफ्ट इधर होता, इसका लेफ्ट इधर होता, लेकिन यहां तो प्लेसेस ही नहीं है ना, इसलिए मजबूरन मेरे को आर को यहीं बैठाना है ताकि इसका लेफ्ट इधर हो जाए। और आर के सेकेंड लेफ्ट में पी है, यानी कि एक और ये दूसरा, तो आप समझे आर और पी को तो यहीं बैठाना पड़ेगा, आर और पी को यहीं बैठाना पड़ेगा। ठीक है सर। ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, क्यू का नेबर है ओ, यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। डायगनली अपोजिट टू पी, लेकिन ओ क्या है, डायगनली अपोजिट टू पी है। एन इज द नेबर ऑफ आर, एन इज द नेबर ऑफ आर। ठीक है, तो एन यहां आ सकता था, लेकिन वो बोल दिए कि आर का नेबर है यहां, तो यहां कौन बचेगा, एम, यहां एम बचेगा जो। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, हु इज इन फ्रंट ऑफ एन, एन के फ्रंट में कौन है सर, क्यू, आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। केवल इमेज बनानी रहती है इस टाइप के क्वेश्चन में ना, आपने अगर एक बार मेहनत करके इमेज बना ली, मतलब 10-15 सेकंड थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आपने इमेज बना दी, फटाक से आएगा आंसर। ठीक है, विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है 5 persons आर सिटिंग टू बी फोटोग्राफ्ड, एस इज टू द लेफ्ट, सर एस लेफ्ट में, एन के लेफ्ट में एस, एन टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में है, एस क्या है, एन के लेफ्ट में, बी के राइट में। ठीक है सर। एम इज टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में कौन है, एम। आर इज बिटवीन एन एंड एम, तो एन और एम के बीच में है आर। ठीक है, तो फ्लो कैसा हो जाएगा, बी एस एन आर एम। ठीक है, अब क्या बोला, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू आर, आर के इमीडिएट राइट में कौन है, एम, खत्म। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं 5 players A B C D E आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग साउथ। ठीक है सर, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर को मैं साउथ बोल रहा हूँ। आर वेटेड टू बी इंटरव्यूड बाय अ सेलेक्टर, द पर्सन सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड बी, मतलब क्या, ए और बी का इमीडिएट नेबर है, यानी कि दोनों के बीच में होगा, दोनों के बीच में होगा कौन, सी। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया इसको, इमीडिएट नेबर है क्योंकि दोनों के एग्जैक्ट बीच में। द पर्सन ए इज द फोर्थ पर्सन फ्रॉम राइट एंड, सर अगर राइट एंड देखूं, अगर मान लो इसको मैं एक्सट्रीम बोलूं, तो इससे 1 2 3, हाँ अगर मैं राइट हैंड बोलूं तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, चौथे पर, चौथे नंबर में है राइट से आपका ए। ठीक है सर, तो यानी कि इसके यहां पे भी एक प्लेसेस होगा। इफ ई इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में ई है, बी के राइट में ई है, तो अपना पोजीशन क्या बच जाएगी, देन वेयर इज ई सिटिंग। सर एक चीज तो हमको समझ में आई कि यहाँ पे एक प्लेस है, यहाँ पे एक प्लेस है, 1 2 3 4 5 6, नहीं सॉरी 5 लोग हैं, हाँ 5 लोग हैं और 5 प्लेसेस, 5 लोग हैं 5 प्लेसेस हैं। तो हमने ये तो डिसाइड कर लिया 3 लोग के बारे में, और एक और चीज क्या बोला इसने, ए इज द फोर्थ पर्सन फ्रॉम द राइट। सर राइट से
फोर्थ पर्सन है ए, यानी कि 1 2 3 4। रुको, एक चीज ना गड़बड़ हो गई है, वापस से आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। द पर्सन सी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड बी। ए एंड बी का इमीडिएट नेबर है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, पर्सन ए इज टू द फोर्थ पर्सन फ्रॉम द राइट हैंड। अगर 5 लोग हैं, 5 लोग को प्लेस में बैठाना है, तो राइट से फोर्थ, राइट से फोर्थ बोलने से पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक प्लेस होगी और यहाँ पे एक प्लेस होगी, तभी ऐसा सिचुएशन बनेगा। ठीक है सर। इफ ई इज टू द राइट ऑफ बी, बी के बाजू में कौन है, ई, देन वेयर इज ई सिटिंग? सर ई एक्सट्रीम में, एकदम राइट मोस्ट में बैठे हैं। फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड? सर नहीं, राइट हैंड से फिफ्थ नहीं है। फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हाँ लेफ्ट से फिफ्थ है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब देखो क्या बोल रहे हैं, 6 फ्रेंड ए बी सी डी एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में कौन है, सी है। इमीडिएट बीच में है क्या, नहीं, उन दोनों के बीच में। तो आप तो बोलोगे कि सर ए और ई के बीच में सी है, तो सर ऐसा भी तो बना सकते हो आप, लेकिन ये चीज गलत हो जाएगी, अभी आगे प्रूफ होगा, देखना। डी इज नॉट एट द एंड। सर डी एंड में नहीं है, ठीक है, डी एंड में नहीं है, डी यहां भी नहीं है, डी यहां भी नहीं है। ठीक है सर, समझ में आ गया। बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के जस्ट राइट में कौन है, बी। ठीक है सर, दोनों केसेस लेते हुए चल रहे हैं अपन। एफ इज नॉट एट द राइट एंड, एफ यहां राइट एंड में नहीं है, ठीक है, बट डी सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। सर ई के अगर मैं थर्ड लेफ्ट बोलूं, लेफ्ट में और थर्ड में, तो 1 2 3, तो सर ऑलरेडी कितने हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 7 प्लेसेस बढ़ जाएंगी, लेकिन अपने पास टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो ये वाले केस को कर देंगे अपन इग्नोर। ठीक है सर। लेकिन ई के थर्ड में 1 2 3, तो थर्ड में बैठा दिया डी को, लेकिन डी एक्सट्रीम में नहीं बैठा है, लास्ट में नहीं बैठा है, तो लास्ट में इसको बैठा देंगे, किसको, एफ को बैठा देंगे, तो ये अपनी हो जाएगी सीक्वेंस किस टाइप की, एफ डी ए सी ई एन आपका बी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, हु इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, सर ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, 6 गर्ल्स पी क्यू आर एस टी यू पी क्यू आर एस टी वी आर सीटेड इन अ सर्कल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर। टी इज नॉट सीटेड बिटवीन क्यू एंड एस। सर क्यू और एस के बीच में टी नहीं है, ठीक है। पी इज पोजिशन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, अगर वी इधर बैठा है तो उसके जस्ट लेफ्ट में, वी के लेफ्ट में कौन है, पी। ठीक है। आर इज लोकेटेड 4 सीट टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में 4 सीट्स में आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहां पे आर बैठा दिया, तो 3 लोगों की प्लेस तो कंफर्म है, पी वी और आर की प्लेस 100% कंफर्म है। अब टी की प्लेस पर यहां बैठा सकता हूं कि यहां बैठा सकता हूं, बोल रहा है टी क्यू और एस के बीच में होगा ही नहीं, किसी दो के बीच में होगा। तो सर अगर यहाँ पे टी बैठाऊंगा तो यहाँ क्यू या फिर एस हो जाएगा, तो क्यू के बाजू में हो गया, तो टी को तो हमको चाहिए किसी और के बीच में होना चाहिए, तो टी को मैं यहाँ बैठा दूंगा। ठीक है सर। अब क्या बोल रहे हैं, वी इज सीटेड जस्ट टू द राइट ऑफ पी, नॉट ट्रू बताना है ना, वी इज सीटेड राइट ऑफ, हाँ पी के राइट में है वी, सही है, ट्रू है। टी इज सीटेड जस्ट टू द राइट ऑफ वी, रुको एक सेकेंड ना। हम्म, अगला ऑप्शन देखते हैं, पी इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। क्या बोल रहा है, पी इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में सेकेंड पोजीशन पे है पी, हाँ ये भी सही है। बचा क्या, सी और बी में अपन चेक करते हैं एक बार। आर इज पोजिशन सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, आर इज पोजिशन सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अच्छा देखो, टी ना यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, फॉर द टाइम बिंग मैं अज्यूम करता हूं टी यहां बैठे या फिर यहां बैठे। अगर टी यहां बैठेगा तो जो सी वाला ऑप्शन है, आर इज पोजिशन सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है क्या आर, नहीं, टी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है क्या आर, तो ना आर यहां है ना आर यहां है, तो दोनों केस में टी को आप जहां भी बैठाओ ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों टी को आप जहां भी बैठाओ ये पॉसिबल नहीं हो रहा है,
तो अपना आंसर गलत क्या हो जाएगा, सी। बी एक स्पेसिफिक केस में सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन सी तो किसी भी केस में सही नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैड 5 मैरिड सन्स, 5 मैरिड सन। तो देखो हस्बैंड एंड वाइफ है, उसके 5 मैरिड सन्स है, तो सर 2 लोग तो ये हो गए, और इन 5 की भी बीवियां होंगी, ठीक है, इन 5 की भी बीवियां, तो टोटल कितने लोग हैं, 2 हस्बैंड वाइफ, उन 5 के बच्चे और उनकी वाइफ, यानी कि 5 इंटू 2 10, और हर बच्चे के पास, हर सन के पास 4 ठोक बच्चे, उसके 5 बच्चे, मतलब 5 कपल हो गए, 5 के 4 बच्चे, यानी कि टोटल 20 बच्चे, 2 ग्रैंड पेरेंट, 10 पेरेंट्स और 20 चिल्ड्रन, तो टोटल कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, ओके सर। क्या बोल रहे हैं, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन फोटोग्राफ, सीमा सेट, ये है सीमा, ठीक है, सीमा यहाँ पे खड़ी है, फोटो को देख के ना कमेंट कर रही है, क्या कमेंट कर रही है सुनना, हर सन्स फादर, इसके बच्चों के पप्पा, बच्चों के पप्पा मतलब क्या, इसका हस्बैंड, हर सन्स फादर यानी कि इसका हस्बैंड, इसका जो हस्बैंड है ना, इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, यानी मेरी मम्मी का सन इन लॉ है, मेरी मम्मी का दामाद है, मेरी मम्मी का दामाद, या तो मेरा पति या तो किसी और का पति, मतलब कुल मिला के ऐसे ही हो गया ना, मम्मी का दामाद मतलब क्या हुआ, ये बहन हुई होगी, अरे सीमा की बहन हुई होगी, तभी तो उसका हस्बैंड मम्मी का दामाद हो गया। शांत दिमाग से सोचना, समझ में आ जाएगा, तो सिस्टर हो जाएगा दोनों। इमेज बनाओगे तो इमेज बना के चीजें जल्दी क्लियर होती है, ठीक है। ए इज बीज ब्रदर, ए ब्रदर है किसका, बी का। सी इज डीज फादर, सी इज डीज फादर। ई इज बीज मदर, ई क्या है, बी की मदर है। ए एंड डी आर ब्रदर, ए एंड डी आर ब्रदर, अगर ये दोनों भाई है और बी का ये दोनों भाई है, तो कुल मिला के ये दोनों सिबलिंग हो गई, इसकी मम्मी और ये इसके पापा, कुल मिला के सबके मम्मी पापा हो गए। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई कौन है सी के लिए, सर वाइफ हो जाएगी, समझे क्या, यस सर। देखो क्या बोल रहे हैं, ए इज द मदर ऑफ डी, ए इज द मदर ऑफ डी, ठीक है सर, ये चीज समझ में आया। एंड सिस्टर ऑफ बी, बी की सिस्टर है, ठीक है। और बी हैज अ डॉटर सी, बी हैज अ डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ, ठीक है। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए का हस्बैंड है जी। हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, सर ये कहानी तो पूरी गायब ही हो गई, इसका तो कोई सेंस ही नहीं हुआ, ठीक है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं हुआ, तो हमको सिर्फ इसमें बताना है कि जी और डी में क्या रिलेशन है। अरे ए अगर इसकी मम्मी है और ये इसका हस्बैंड है, तो जी इसके पापा नहीं हो गए, जी डी के पापा हो गए, खत्म, इतना सिंपल। दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन सॉल्व करोगे तो ईजी हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, हैश का मतलब क्या है, फादर, स्टार का मतलब क्या है, ब्रदर, एट द रेट का मतलब क्या है, मदर। अब समझना, जी एट द रेट टी का मतलब क्या है, जी इज द मदर ऑफ टी, जी इज द मदर ऑफ टी, ये दोनों का मतलब ये था। टी हैश पी का मतलब क्या, टी इज द फादर ऑफ पी, टी इज द फादर ऑफ पी। यहां तक समझा क्या, ठीक है सर। करेक्ट बताना है, जी इज द मदर ऑफ पी, क्या जी मम्मी है पी का, नहीं, जी तो टी की मम्मी है, हाँ। क्या पी टी का पप्पा है, पी टी का पप्पा है, नहीं, अदर वे राउंड है। क्या टी जी का, टी जी का सन है, हाँ सर, टी फादर है और जी का बच्चा है, यानी टी सन हो जाएगा जी का, ठीक है सर। सर ओगिव क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सर क्या फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है क्या, नहीं सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सर हमको पता नहीं क्लास बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि फ्रीक्वेंसी को नहीं करता है, तो ये 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो ना, दिख जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, ये भी है, तो चिपका के आ जाना। समझ में आ रही है कि नहीं बात, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलना है अपन को, आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो 62 वाला देखो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अगर क्लास इंटरवल है 10 से लेकर 20 है, 20 से लेकर 30 है, और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 50 है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 100। अब देखो किस में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ज़्यादा है, देखा जाए तो आप बोलोगे कि सर इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी भी ज़्यादा है, कैसे, 100/10 और ये 50/10, ये 50 इस 10 में एडजस्ट हो रहा है, ये 100 इस 10 में एडजस्ट हो रहा है, तो क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल क्लास की लेंथ इज ऑलवेज योर क्लास डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ओके सर।
सेकेंडरी डेटा मतलब क्या, जो कि इनिशियल लेवल का डेटा नहीं है, किसी और के थ्रू हमको प्राप्त हुआ है, किसी और के थ्रू हमको। सर ऑब्जर्वेशन प्राइमरी डेटा है, मैं खुद ऑब्जर्व करके डेटा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इंटरव्यू मैं खुद लिसन कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ उसको। मेल्ड क्वेश्चनेयर मैं खुद उसको मेल किया हूँ, उसमें को जवाब दे रहा है। इंटरनेशनल सोर्सेस ये सेकेंडरी सोर्स हो गया। क्यों? मेरे को किसी से इन्फॉर्मेशन मिली, इंटरनेशनल सोर्स, वर्ल्ड बैंक को किसी और से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, उससे इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रही है, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सोर्स। ठीक है। स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इस चीज को अपन ध्यान रख लेंगे। ठीक है, इन केस क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसको ध्यान रख लेंगे। स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड। सर स्टैंडर्ड एरर ई याद है, ग्राफ जो ई इज ग्रेटर देन 1, ई इज लेस देन 1 वाला था आपका स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है सर। सर मीन मीडियन मोड में ना क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस दे रखा है मीन और मोड का, और डिफरेंस पूछ रहा है मीन एंड मीडियन का। हमको एक रिलेशन पता है, मीन मीडियन मोड 1 इक्वल्स टू 3 माइनस 2, या तो एक फॉर्मूला है मोड माइनस मीन इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस मीन। मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस मीन, ये एक रिलेशन होता है, ये एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू दे रखा है 69, इसकी वैल्यू निकालना है, निकल आएगी 69/3 23। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड रॉ मटेरियल were 12, 20, 35, 23 units respectively. What is the difference between the central angles of the largest and smallest component? इसका मतलब क्या, एक अपन क्या बोलते हैं इसको, पाई चार्ट बनाएंगे, ऐसा 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 ऐसा, जहां पे अपन लिखेंगे रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन और आपका अदर्स। ठीक है, ऐसे बाइफकेट करेंगे अपन इन सबको, इन चारों को। मेरे को एक बात बताओ, इनका टोटल कितना है? आप बोलोगे 90 रुपीज़, टोटल 90 रुपीज़। तो ये जो 90 रुपीज़ है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री को, पूरे के पूरे सर्कल को। तो सर 1 रुपये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 4 डिग्री को। और हमको डिफरेंस किसका किसका चाहिए? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट है 35, स्मॉलेस्ट है 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 23 रुपये। 1 रुपये 4 डिग्री को, तो 23 रुपये, 23 इंटू 4 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 92 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं। द ग्रुप ऑफ मीन ऑफ अ ग्रुप इज 70, मीन ऑफ अ ग्रुप y is 85. If the number of observation in y is 5 times that of z x, अगर मैं बोलता हूं कि x में n नंबर है, 1 नंबर है, अगर एक है x में, अगर एक हिस्सा x में है, तो y में कितने हैं? 5 हिस्सा। टोटल कितने? 6 हिस्से, 5 + 1, 6 हिस्से। तो सर एक हिस्सा x को दे रहा हूं, यानी 70 × 1, 85 × 5/6। कुल मिला के कौन सा फॉर्मूला हो गया? n1x1 + n2x2 अपॉन n1 + n2 वाला कंबाइंड मीन वाला फॉर्मूला, कंबाइंड मीन वाला फॉर्मूला। चाहो जहां पे n1 क्या हो जाएगा? 1, n2 क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, मिक्स्ड सैम्पलिंग होता है, स्टैंड अलोन इज नॉट अ सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। एग्जिट पोल्स। सर एग्जिट पोल क्या होता है? इलेक्शन आने वाले रहते हैं, इलेक्शन में वोटिंग चालू रहती है, इंटरव्यूअर्स जाते हैं बाहर, जाके पूछते हैं आपने किसको वोट दिया, आपने किसको वोट दिया। सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग होती है। ठीक है, सैम्पलिंग होती है, उनसे पूछते हैं। तो फिर उसमें क्या आता है कि मान लो 100 में से 50, जैसे 100 लोग से पूछा, अब वो 100 लोग पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, वो होती है एग्जिट पोल। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रैंडम सैम्पलिंग होती है। किसी भी बंदे को पकड़ के पूछते हैं आपने किसको किसको वोट किया, उस बेसिस पे अपन इंटरप्रेट करते हैं कि किसकी तरफ पलड़ा भारी है। ठीक है, ओके सर, क्या बोल रहे हैं। प्रोफेसर गिवन असाइनमेंट टू स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक्स, स्टूडेंट जगन कंप्यूट्स एम और एसडी ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, एन की वैल्यू क्या है? 100, एम 50, एसडी 5। मिस्टेक कर दिया, क्या चीज? 100 ले लिया इंस्टेड ऑफ 50। उसने टोटल जब किया ना, एक को 100 ले लिया इंस्टेड ऑफ 50। तो सर मीन होता है समीशन एक्स अपॉन एन, तो समीशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5000। तो करेक्ट समीशन निकाल लेते हैं। 100 ले लिया उसने, तो 100 को माइनस कर दो, जो गलत लिया था उसको माइनस कर दो, जो सही लेना है उसको ऐड कर दो। तो 5000 माइनस 100 प्लस 550, 4950। तो समीशन एक्स अपॉन 100 दैट इज 4950 अपॉन 100, आंसर इज 49.5। क्या समझ में आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। क्या बोल रहे हैं, इफ द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय दिस, मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन अबाउट एक्स एंड एक्स आर 1 and 0.3, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन पूछा है। सर एक्स बार पता है, तो वाई बार निकल आएगा क्या? इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वाई बार निकल आएगा। और हमको पता है मीन डिवीजन वाई का कैसे होता है? मॉड ऑफ -b इंटू मीन डिवीजन ऑफ एक्स।
मीन डिवीजन ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ b इंटू मीन डिवीजन ऑफ x। हमको पता है सर ये क्यों, क्योंकि जो आपके डिस्पर्शन वाली चीज़ें होती है वो स्केल से इफेक्ट होती है, ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होती। ठीक है सर, तो एम डी निकाला y का, y बार निकाला, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन क्या होता है, एम डी वाई अपॉन वाई बार इंटू 100। ठीक है, निकल आएगा इससे आंसर आपका। ठीक है, चलो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर 12। आगे बढ़े, x एंड y आर रिलेटेड बाय दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन am ऑफ x पता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y निकालने। सर y का am निकल आएगा इस इक्वेशन में पुट करके। अगर मैं x बार को इस इक्वेशन में पुट करूं, सर सुनो एक आपको सिंपल सी चीज बताता हूं, इस बेसिस पे सब निकल आएगा। अगर मैं यहाँ पे x बार रखूं तो ये y बार निकल आएगा, और अगर एम डी ऑफ y चाहिए मीन डिवीजन, तो मॉड b का एम डी इंटू एक्स। ये दो इक्वेशन के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है सर, इट इज़ अ रिलेटिव टर्म, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, विच इज़ योर स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, तो जिसके लिए भी चाहिए निकाल सकते हो, मैंने सॉल्व करके दे दिया है, आपको चाहिए तो आप पॉज करके एक बार देख सकते हो। ठीक है, 73 क्या बोल रहे हैं, ए एम दे रखा है, ए एम दे रखा है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है। तो सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, एस डी अपॉन एक्स, तो यहाँ से एस डी निकल आएगा, एस डी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और वेरिएंस पूछा है इसका, तो सर ये हो गया y इक्वल्स टू 30 माइनस 2x। तो सर इसका आप एस डी निकाल सकते हो, एस डी ऑफ y आप बोलोगे मॉड इंटू एस डी ऑफ एक्स। ये देखो यहाँ से निकल आएगा एस डी, तो जहाँ एस डी निकला वेरिएशन निकल आएगा, वेरिएंस निकल आएगा, दैट इज एस डी का स्क्वायर। ठीक है सर, फास्ट लग रहा है तो हाँ जी फास्ट है, आप रिवीजन कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्वार्टाइल ऑफ अ वेरिएबल आर दिस दिस दिस, क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है, ये Q1 Q2 Q3, क्वार्टाइल डिवीजन होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, 65 माइनस 45 अपॉन 2 आ जाएगा आपका। क्वार्टाइल डिवीजन दे रखा है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 दे रखा है 12, Q1 दे रखा है 25, तो Q3 निकल आएगा। ठीक है, अब समझना क्या बोल रहे हैं, इन अ सिटी विद अ क्राइम रेट ऑफ 60%, 60% क्राइम रेट है, यानी कि क्या 3/5 क्राइम होने के चांसेस है। प्रोबेबिलिटी दैट अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ 5 इंसिडेंट बताया गया कि सर यहाँ यहाँ क्राइम हुए हैं, उस हर इंसिडेंट की क्राइम होने की संभावना कितनी है 60%, 3/5। हमको क्या बताना है, उन पांचों में से एटलीस्ट 4 सही बताई गई है, या तो पांचों की पांचों इंसिडेंट सही बताई गई है, या तो कोई भी 4 इंसिडेंट सही बताई गई है। अगर पांचों की पांचों सही बताई गई है तो मैं देखूंगा कि पहली इंसिडेंट सही बताने के चांस क्या है 60%, इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। पांचों के पांचों इंसिडेंट सही बताने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस 243/312। और 4 इंसिडेंट सही बताने में, तो 4 में सही हो जाए और एक में गलत हो जाए। अगर सही होने की 3/5 है तो गलत होने की क्या है 2/5, गलत होने की क्या है 2/5। और उनमें पांचों में से कौन सा गलत होगा तो 5C1 के थ्रू सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अगर आप चाहो तो इसको बायनोमियल से भी निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो बायनोमियल से भी निकाल सकते हो। बायनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है सर, NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। ठीक है, अगर आपको 5 के 5 चाहिए तो 5C5, 3/5 की पावर 5, 2/5 की पावर 0, ये भी आ जाएगा 243/3125, ये है बायनोमियल के थ्रू। और यहाँ पे आप लिख सकते हो 5C1, 5C4, 3/5 की पावर 4 और 2/5 की पावर 1। ठीक है, इसका भी आंसर आ जाएगा 810/3125। दोनों को ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, चाहे आप बायनोमियल से करो चाहे आप ऐसे डायरेक्टली लॉजिकली सोचो। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या बोल रहे हैं 7th वाला, 77 देखना, अ कॉइन विद अ प्रोबेबिलिटी फॉर हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में टाइपो है, क्वेश्चन में है टाइपो, क्वेश्चन में है टाइपो, 15 नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है 1/5। प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए 1/5 होनी चाहिए, इसीलिए मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व करके रखा हूँ ताकि आप अगर क्वेश्चन में कहीं देखो अटको नहीं। ठीक है, अगर अपन इसको फ्रेश तरीके से सॉल्व करते तो बहुत लंबा खिंचाता है लेक्चर। तो P की वैल्यू क्या है 1/5, तो सर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/5। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है सर वेरिएंस क्या होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, NPQ क्या होता है NPQ,
तो देखो वेरिएंस क्या हो गया, आपका वेरिएंस क्या हो गया, एन इंटू पी इंटू क्यू। क्यू होता है टेल आने की प्रॉबिलिटी, हेड नहीं आने की प्रॉबिलिटी। तो ये हो गया 100 इंटू 4/25 विच कम्स टू योर 16। और हमको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन, दैट इज √16। तो आ जाएगा 4 आंसर आपका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ओके सर। नहीं सर आप इसको रब मत करो, ऐसे ही रहने दो। जब p की वैल्यू 5 होती है, प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, तो सिमेट्रिक होता है। तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा सिमेट्रिक। ठीक है, इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 10 and 2। अगर सर स्टैंडर्ड डिवीजन 2 है तो वेरिएंस निकल आएगा। वेरिएंस क्या होता है, एन स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। तो 2 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या, वेरिएंस क्या आ गया 4। और हमको पता है सर वेरिएंस क्या होते हैं, एन पी क्यू। और सर मीन क्या होते हैं, एन इंटू पी। तो देखो एन इंटू पी मीन होता है और मीन की वैल्यू दे रखी है 10, तो इसकी वैल्यू को मैंने लिख दिया 10। तो यहाँ पे 4 पता है, 10 पता है, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.4। खत्म। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ मीन डिवीजन टू द स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था। मीन डिवीजन का फॉर्मूला क्या था, √2/पाई इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी कि सिग्मा। और इसकी वैल्यू क्या थी, अप्रोक्सीमेटली 0.8। तो एम डी अपॉन एस डी क्या हो जाएगा 0.8। 0.8। ठीक है, अगर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल है तो मीन क्या हो जाएगा, दोनों का सम, और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा, S1² प्लस S2² का अंडर रूट। ठीक है, तो निकाल लेंगे अपन इस फॉर्मूले के थ्रू। ये फॉर्मूला अपन ने कूट कूट के सॉल्व किया था बायनोमियल वाले में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली। इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 5। सर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में और डिस्पर्शन वाले चैप्टर में ये वाला ओरिजिन प्लस स्केल से इफेक्ट होता है, ये वाला केवल स्केल से इफेक्ट होता है। तो ओरिजिन शिफ्ट होने से क्या एस डी इफेक्ट होगा, क्या नहीं, क्यू डी नहीं, एम डी नहीं, देयर विल बी नो चेंज इन एस डी। ठीक है, फॉर द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर स्टैंडर्ड डिवीजन से डायरेक्ट फॉर्मूला था √n² माइनस 1/12। ठीक है, n की वैल्यू पुट करेंगे 20, आंसर आ जाएगा दिस। अ मशीन इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स ए एंड बी। दो पार्ट से बना है मशीन। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ईच पार्ट इज सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट इज 0.08 और बी में 0.05। ये डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द असेंबल पार्ट विल नॉट हैव एनी डिफेक्ट। मेरे को एक बात बताओ, जब मैं दोनों पार्ट को असेंबल करूंगा कब मैं बोलूंगा कि डिफेक्ट नहीं है मशीन में, जब ये ए वाला भी सही हो बी वाला भी सही हो। तो बी के सही होने के चांस क्या है, गलत होने के चांस तो ये है, सही होने के चांस क्या है 1 माइनस 0.08। इसके सही होने के चांस क्या है 0.95। तो दोनों को इंटू कर दूंगा तो अपना आ जाएगा कि दोनों अपना सही हो जाए वाला केस, ये आ जाएगा। ठीक है देखो क्या बोल रहे हैं, पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। इसको मैं ये लिख सकता हूं, पहले तो समझो आराम से ये क्यों बोल रहा हूं। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, पी ऑफ ए डैश बी डैश। इसको तो पहले अंदर ले आऊंगा डैश को, और जो इंटरसेक्शन है उसको घुमा के यूनियन। ये हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की क्लास के दौरान। ठीक है, इसी का रिवर्स फॉर्म है ये, इसी का रिवर्स। इसको ऐसा लिखा है मैंने, देखो इसको मैंने ऐसा लिखा है। और डैश का मतलब क्या होता है सर, 1 माइनस, अगर मेरे को लिखना है आपका ए डैश पी ऑफ ए डैश तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 - p ऑफ ए। सिमिलरली इसके डैश को मैंने लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - p ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलो जी, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6। और आपका पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, हाँ जी सर क्या बोल रहे हैं, चांसेस ऑफ गेटिंग 7 और 11। जब दो डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल चांसेस कितने, टोटल आउटकम कितने हैं सर, प्रोबेबिलिटी होता है डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 6 × 6 दैट इज 36। और डिजायर्ड क्या हो जाएगा सर, यहाँ तो 7 आ जाए या तो 11 आ जाए, सम दोनों का। 11 कैसे आ सकता है 6 5 और 5 6 के थ्रू। 7 कैसे आ सकता है 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6। तो टोटल कितने चांस हो जाएंगे 8। तो डिजायर्ड 8 है, टोटल 36 है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2/9। देखो प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं x1 की इतनी है, x2 की कितनी है, x3 की इतनी है। तो हमको पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1। तो 2 पता है, एक निकल आएगा, खत्म।
टिकट नंबर 1 to 20 आर मिक्सड अप एंड ड्रॉन एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट ड्रॉन वुड बियर अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7? कब बोलूंगा मैं कि वो 3 और 7 का मल्टीपल है? जब यहाँ तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 आ जाए, या तो 7 और 14 आ जाए, तब मैं बोलूंगा उसका मल्टीपल है 3 या फिर 7 का। तो डिजायर्ड आउटकम कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और टोटल आउटकम कितना है? 20। तो 8/20 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर, ग्राफ में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे होता था आपका क्या, म्यू, यहाँ पे म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा, ऐसे ही। तो म्यू -3 सिग्मा से लेकर म्यू प्लस 3 सिग्मा तक कितना कवर होता है? 99% एरिया कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है सर, 2 रिग्रेशन लाइन है, 2 रिग्रेशन लाइन। दो रिग्रेशन लाइन है, दिस और दिस। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि बी वाई एक्स है कि बी एक्स वाई है, ये बी वाई एक्स है कि ये बी एक्स वाई है। ठीक है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि ये बी वाई एक्स वाली लाइन होगी। अगर ये बी वाई एक्स वाली लाइन होगी तो बी वाई एक्स कितना आ गया? -4/5। और ये बी एक्स वाई कितना आ गया? -5/। तो हमको पता है कि इसका जो समिशन होता है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हमने कूट कूट के इस पे क्वेश्चंस किए हैं। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट दिस, और आर शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन -1 से 1 तक। अगर आर की वैल्यू 1 से -1 तक आ रही है तो हमारा जो अजम्पशन था वो सही है कि बी वाई एक्स वाली लाइन ये होगी, बी एक्स वाई वाली लाइन ये होगी। बट अगर नहीं आया तो उल्टा। ठीक है, तो हमने आर की वैल्यू निकाल ली, पहले तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकाल लिया यहां से, उससे आर की वैल्यू निकल आई। और बी वाई एक्स की वैल्यू क्या होती है? बी वाई एक्स की वैल्यू क्या होती है? कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का स्क्वायर और आर इंटू एस डी वाई अपॉन एस डी एक्स। बस, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, एस डी वाई निकल आएगा, और एस डी वाई निकल आएगा तो वेरियंस निकल आएगा। ठीक है, चलो 90 वाला हुआ। 91 वाला सेम है। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइन किसकी है, बी वाई एक्स वाली लाइन है कि बी एक्स वाई वाली लाइन है। और आर की वैल्यू निकालना है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, देखो दोनों नेगेटिव है तो साइन बाहर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और दोनों का रूट हो जाएगा, दैट इज -3/4 यानी 0.75। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन अफेक्ट्स रिग्रेशन कोफिशिएंट? तो कोरिलेशन ना स्केल से होता है, ना ओरिजिन से होता है, केवल साइन से होता है। लेकिन रिग्रेशन ओरिजिन से नहीं होता है, स्केल से होता है इफेक्ट। तो ये सिर्फ स्केल से इफेक्ट होता है। ठीक है, फॉर एन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समझना, फॉर एन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन इज कैलकुलेटेड एस। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन का फॉर्मूला क्या था सर? सर उसका फॉर्मूला था √2c - m/m। अगर ये प्लस माइनस है तो बाहर भी प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 1/√3 इज इक्वल टू √2c - m/m। सी की वैल्यू कितनी है? कॉन्करेंट डिवीजन, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन यानी कि 6। यहां से m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आएगी 9। और m क्या होता है कि भाई कितने बार साइन चेंज कर रहे हैं। पहले वाले को तो अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं, साइन नेक्स्ट वाले से चेंज कराते हैं। तो m की वैल्यू क्या होती है? बेसिकली n-1 होता है। जितने n ऑब्जर्वेशन पेयर रहते हैं उससे एक कम होता है m की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा n की वैल्यू, दैट इज 10। ठीक है सर, कोरिलेशन कोफिशिएंट r 0.4 दे रखे हैं, इसके और इसके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है। सर स्केल से इफेक्ट नहीं होता है, ओरिजिन से भी इफेक्ट नहीं होता है, केवल साइन से। इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? नेगेटिव, -0.4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी? सर टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी क्या होता है? 4 टेस्ट होते हैं, यूनिट, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल और आपका सर्कुलर। ये 4 टेस्ट होते हैं एडिक्वेसी के। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये वाला नहीं होता है। तो दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। आंसर इसका गलत है, आंसर पीछे कुछ और दे रखा है। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज, बताओ फिशर का इंडेक्स नंबर आइडियल क्यों है? इसको फॉलो करते हैं हाँ, इसको फॉलो करते हैं हाँ, ये दोनों को फॉलो करते हैं हाँ, सर्कुलर टेस्ट फॉलो करते हैं नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। सर सर्कुलर टेस्ट
कौन कौन फॉलो करता है? ये आपके आरटीपी में भी दिया हुआ था। ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, तो कौन करता है? ये करता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, अरे कौन सा पीरियड भाई, कौन सा पीरियड? द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एज पर पे कमीशन रिकमेंडेशन वाज दिस, इन रियल टाइम एम्प्लॉय शुड गेट द फॉलोइंग एडिशनल अमाउंट टू मेंटेन देयर प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? ये पीरियड क्या है? सर ये क्वेश्चन किसी कॉम्प्रहेंशन, किसी मल्टीपल क्वेश्चंस का ना पार्ट है, जिसको उन्होंने डायरेक्टली कॉपी किया है बिना सोचे समझे देखे। ये आंसर इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसलिए अपन इसको रहने देंगे, ठीक है। ओके सर, जस्ट अ सेकेंड ना। चलो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इन प्राइस इंडेक्स न्यू कमोडिटीज टू बी एडेड। एक सेकंड में स्टॉप करता हूँ ना, लाइट गोल हो गई तो बंद हो जाएगा। इसका आंसर बी है, आप ध्यान रखना। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मैथ्स आसान है। लाइट गोल हो गई, मेरे को लेक्चर नहीं रोकना पड़ रहा है।